साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। जो एनिमल फिजियोलॉजी की सीरीज चल रही है उसमें अपन ने एलिमेंट्री कैनाल को कंप्लीट किया था और उसके बाद में जो अगला टॉपिक है अपना वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड। आहार नाल से संबंधित ग्लैंड्स को पढ़ेंगे अपन। पाचन ग्रंथियां या पाचक ग्रंथियां या बोल सकते हैं सहायक ग्रंथि। सहायक किसकी? आहार नाल की। पाचन से संबंधित सहायक ग्रंथियां हैं उनको पढ़ेंगे। बड़ा शानदार टॉपिक है, बड़ा इजी टॉपिक है, आप इसको ध्यान से सुने, आपको यही याद हो जाएगा साथ साथ में। देखें, अभी ये थोड़े दिन ये परंपरा चलेगी, इसी तरह से वीडियो बनाऊंगा जिससे थोड़ा सा वीडियो जल्दी बन जाए और जहां पर हूं वही बन जाए। तो उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आपको थोड़ा वीडियो ज़्यादा मिल जाए। मेरी ऐसी उम्मीद है, इच्छा है कि छुट्टियों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिलें, इसके लिए परंपरा लगा रहा हूँ। अगर आपको डाउट है, इसमें कोई दिक्कत आती है, समस्या आती है, तो आप मेरे को कमेंट कर दें। जैसे वीडियो वैसे बना रहा हूँ, जैसे बना रहा हूँ सामने विजुअल, वैसे भी बना सकते हैं, पर ये थोड़ा सा जल्दी बन जाएंगे वीडियो और ज़्यादा बन जाएंगे। सर्दी का मौसम है इसलिए वहाँ मन नहीं करता बनाने का, तो यहाँ ईजिली आपको वीडियो मिल जाएगा। देखें, 3 प्रकार की डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़नी है अपने को। एक होती है लार ग्रंथि, दूसरी होता है आपके अग्नाशय ग्रंथि और तीसरे नंबर पर पढ़ना है अपने को यकृत ग्रंथि। इंग्लिश में बोले तो सैलिवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज ग्लैंड और आपके लीवर। इन 3 को अपने को पढ़ना है किसमें? पाचन ग्रंथियों में। तीनों की तीनों पाचन से संबंधित ग्रंथियां हैं और अपनी पाचन क्रिया को मजबूत बनाने में, पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन तीनों ग्रंथियों का होना आवश्यक है। देखिए, एक एक को समझे, बहुत सरल है। सबसे पहले अपन लेते हैं यहां पर लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड। देखें, सैलिवरी ग्लैंड या लार ग्रंथि की उत्पत्ति की बात करें तो इसका ओरिजिन है एक्टोडर्मल। इसका एक्टो है और पहले बता दूं इन दोनों का एंडो है। एक पर्सन यहां पर तैयार होता है। 2 नंबर बात, इसकी जो नेचर है, 1 नंबर बात ये होगी। 2 नंबर बात, इसकी नेचर है एक्जोक्राइन। एक्जोक्राइन का मतलब बहिस्त्रावी। बहिस्त्रावी प्रकृति वो होती है जिसके अंतर्गत कोई भी ग्लैंड अपने स्त्राव को, ग्लैंड का मतलब उसमें से कुछ न कुछ सीक्रेट होगा, जो सीक्रेट होगा उसको जहां पर भेजना है वहां पर एक नलिका के माध्यम से भेजें। ऐसी ग्रंथि को बोलते हैं बहिस्त्रावी ग्रंथि। और ये कोई ग्लैंड है मान लो, और डायरेक्ट जो जो सीक्रेशन है वो डायरेक्ट छोड़ दें संबंधित ऑर्गन में, उसको बोलते हैं अंतःस्त्रावी ग्रंथि। तो बहिस्त्रावी नेचर है, मतलब इसमें नाल पाई जाएगी, तो इसकी नेचर बहिस्त्रावी। ठीक है, इसकी बहिस्त्रावी व अंतःस्त्रावी दोनों, बहि व अंत दोनों, और इसकी क्या है? बहिस्त्रावी। ये लो जी, ये भी याद कर लो साथ साथ में तीनों का। अब इस बहिस्त्रावी के अंदर अपन ने टिश्यू पढ़ा था, तो आपको याद है ये किस प्रकार की हैं? संयुक्त, कुपिकाकार व नलिकाकार। कंपाउंड, एल्वियोलर और ट्यूबुलर टाइप की ग्लैंड है ये। कौन सी? लार ग्रंथि। मेमल्स में, स्तनधारियों में 4 जोड़ी, 4 पेयर सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती हैं। उन 4 पेयर के नाम है सब लिंगुअल, 2 नंबर पर है सब मैक्सिलरी, 3 नंबर पर है पैरोटिड और 4 नंबर पर है इंफ्रा ऑर्बिटल। ये चारों 4 पेयर, 4 जोड़ी लार ग्रंथियां किस में पाई जाती हैं? स्तनधारियों में पाई जाती हैं। परंतु अपने को तो पढ़ना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम,
तो आपको याद रख लेना है कि ह्यूमन के अंदर केवल 3 ही है, ये 3 जोड़ी। सब लिंगवल, सब मैक्सिलरी, पैरोटिड, ये ह्यूमन में नहीं होती, ह्यूमन में ये एब्सेंट होती है। हिंदी में लिखना चाहो इन तीनों को, अपने को 3 को पढ़ना है। 3 सब लिंगवल का मतलब अधोजीवा, अधोजंब और कर्णपूर्व। तो मानव में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब इन 3 जोड़ी लार ग्रंथियों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हैं, वो अपने को क्या करनी है, देखनी है। थोड़ी थोड़ी बातें इनके बारे में अपने को समझनी है कि तीनों के बारे में अपने को क्या क्या बातें याद रखनी है। देखना, एक एक को थोड़ी थोड़ी बातें समझना बहुत सरल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले लेते हैं, देखो कौन सी, सब लिंगवल। सबसे पहली ग्रंथि है सब लिंगवल, मतलब अधोजिह्वा। ठीक है, ये कहां होगी, अधोजिह्वा, जीभ के नीचे। और जीभ के नीचे भी कहां, जीभ तो बड़ी सारी है, जीभ के नीचे भी कहां, देखो अपन ने दंत विन्यास देखा था, इंसाइजर है, कैनाइन है, प्री मोलर है, मोलर है। तो इंसाइजर दांत है ना, इंसाइजर अपन ने सूत्र ऐसा लिखा था 2 1 2 3, मतलब ऊपर के आधे जबड़े में 2, फिर नीचे के आधे जबड़े में ये वाले, और फिर बाकी के अर्धांश में इनका 2 गुणा कर दो। ठीक है, तो ये जो इंसाइजर दांत है ना 4, मतलब ऐसे देख लो आपके आगे के 4 दांत, तो मुंह खोलते हो तो आगे आगे वाले बीचों बीच अंगुली रख के, अपने होठ पे बीचों बीच अंगुली रख के, एक इधर फिर नीचे एक इधर इधर, ऐसे 4 दांत है, उनके पास में खुलती है कौन सी, सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड। सबसे छोटी क्या है, सबसे छोटी है ये। 2 नंबर बात, देखो सब आपकी संबंधित ही बातें हैं, मजा आता है पढ़ने में। सब मैक्सिलरी, अधोजंब हिंदी में लिखना चाहो तो, ये जो लार ग्रंथि है, जैसे आपके जबड़े है ना, जबड़े ऊपर का जबड़ा नीचे का जबड़ा, तो आगे से तो खुल रहे हैं ये, लेकिन नीचे पीछे जाकर कहीं ना कहीं एक स्थान पर मिल रहे हैं। पीछे कहां पर, जहां पर प्री मोलर और मोलर है, तो प्री मोलर और मोलर के पास में दोनों जबड़ों का लगभग लगभग पास पास में है ये, आगे तो खुल रहे हैं ऊपर से। तो ये वाले जो दोनों स्थान है ना, प्री मोलर और मेरी आपके मोलर, इनके पास में खुलती है, पास में खुलती है कौन सी, सब मैक्सिलरी। ये इससे तो बड़ी है और पैरोटिड से छोटी है। 3 नंबर पे पैरोटिड, कर्ण पूर्व ग्रंथि, सबसे बड़ी लार ग्रंथि, और कहां खुलती है, ईयर पिन्ना के पास, कान के पास में खुलती है ये, ईयर पिन्ना के पास में खुलती है। ठीक है, जो अपन एक एंजाइम पढ़ते हैं, एंजाइम का नाम देखो है एक सैलिवरी अमाइलेज। सैलिवरी अमाइलेज नामक एंजाइम इसी पैरोटिड के द्वारा सीक्रेट होता है, स्त्रावित होता है। अब ये जो लार ग्रंथियां हैं, ये वाली तीनों प्रकार की लार ग्रंथियों का सीक्रेशन जो इससे स्त्रावित होता है ना, उस पदार्थ का नाम है क्या, लार। लार का मतलब सलाइवा। ठीक है, इससे क्या सीक्रेट होता है, लार सीक्रेट होता है। और इस लार के अंदर पाया क्या क्या जाता है, इस लार के अंदर जल, इस लार के अंदर क्या, आपके इस लार के अंदर एंजाइम, एंजाइम कौन सा, ये वाला सैलिवरी अमाइलेज। सैलिवरी अमाइलेज का ही दूसरा नाम है टाइलिन, और इसी का एक नाम है एल्फा अमाइलेज। ठीक है, 2 चीजें हो गई, एक तो ये जल और एक ये एंजाइम एक। उसके बाद हम चलते हैं तो एक एंजाइम और होता है जिसका नाम है लाइसोजाइम। फिर इससे म्यूकस सीक्रेट होता है श्लेष्मा, भोजन को लसलसा बनाता है ये। एक सीक्रेट होता है इससे NaCl और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ये सारी चीजें किसके द्वारा सीक्रेट होती हैं, मतलब ये सारा जो कंटेंट है ना, ये इसका मतलब होता है लार।
स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक 7 से कम इसकी क्या होती है, पीएच होती है, और भोजन का पाचन है वो यहीं शुरू हो जाता है। ये सभी की सभी जो लार है, इन सभी से निकलने वाली लार है वो निकल कर जब बक्कल केविटी में आती है, मुख गुहा में आती है, तो पाचन की क्रिया को सुचारू बनाती है, पाचन की क्रिया को आसान बनाती है। ये सब चीजें मिलकर क्या बना रही हैं, लार बनाती है। तो लार के अंदर इतनी सारी चीजें तो है ही हैं। 2 एंजाइम प्रमुख हैं, उनका नाम याद रखना, सेलिवरी अमाइलेज और एक का नाम क्या है, लाइसोजाइम। इनके काम जब अपन पाचन की क्रिया को पढ़ेंगे तब उनको एक एक करके देख लेंगे। ऐसा करके अपनी पहली ग्लैंड कंप्लीट होती है जिसका नाम आपके सेलिवरी ग्लैंड, सहायक ग्रंथियां किसकी, पाचन तंत्र की। 2 नंबर पे अपन चलते हैं। 2 नंबर पे कौन सी चीज आती है, 2 नंबर पे आती है आपके ग्रंथि, कौन सी, अग्नाशय ग्रंथि। लीवर भी पढ़ सकते हैं पर अपन जो एकदम लीवर को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है इसलिए पहले अग्नाशय कंप्लीट कर लेते हैं। पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज एक प्रकार से, जैसे मान लो अपन ने इस प्रकार से जो पाचन तंत्र का डायग्राम बनाया था, इस प्रकार से पाचन तंत्र की स्ट्रक्चर थी। ये अमाशय था, और अमाशय के बाद में ये सी आकार का या यू आकार का आपके क्या था, ड्यूडोनम था। ये पार्ट था ग्रहणी। तो ड्यूडोनम की जो दोनों भुजाएं ना, चाहे यू आकार का हो चाहे सी आकार का, 2 भुजा होंगी। तो उन दोनों भुजाओं के बीच में, दोनों भुजाओं के बीच में स्थित एक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथि। आकार की बात करें तो ये अनियमित आकार की होती है। अपन डायग्राम भी बनाते हैं तो इसी प्रकार से बना देते हैं, ये वाला, ये इस प्रकार से अनियमित आकार की, कोई इसका आकार फिक्स नहीं होता, अनियमित आकार की होती है। अपने शरीर की दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है ये। पूछोगे पहली कौन सी है, तो पाचक बोल दो, चाहे सारी ग्रंथियों में बोल दो, सबसे बड़ी ग्रंथि पाचक ग्रंथि है अपने शरीर की, कौन सी, यकृत, लीवर, जो अभी लास्ट में पढ़ेंगे। ये 2 नंबर की है। उत्पत्ति के रूप में, भ्रूण के रूप में उत्पत्ति की बात करें तो किससे है, एंडोड्रम से, क्योंकि देख लिया था अपन ने एक्टोड्रम से, तो वो वाला था। ग्लैंड किस प्रकार की है, एक्जोक्राइन या एंडोक्राइन, मिश्रित है। ये मिश्रित ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड है, मीठी ग्लैंड है, मीठी भी बोलते हैं, स्वीट ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, इंसुलिन के कारण से। अभी मिश्रित का मतलब इसमें एक्जोक्राइन नेचर भी होगा और एंडोक्राइन नेचर भी होगा। दोनों प्रकार की नेचर इसके अंदर पाई जाती हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। एक्जोक्राइन नेचर के रूप में जो सेल काम आती हैं उनको बोलते हैं एसिनाई, और इनके एंडोक्राइन के रूप में जो सेल्स का समूह होता है उसको बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लेंगरहैंस, लेंगरहैंस की दीपिकाएं, और इनका नाम रखना एसिनाई। ये जो एसिनाई सेल हैं इनकी लगभग ये 99% काम है इनका, और ये केवल 1% है। इसके द्वारा जो सीक्रेशन होता है उसका नाम है अग्नाशयी रस, पैनक्रियाटिक जूस, जो कि भोजन को पचाता है। इसका काम क्या है अपन जब फंक्शन पढ़ेंगे तब देखेंगे। एंडोक्राइन नेचर, इसमें जो सेल्स पाई जाती है उनको बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लेंगरहैंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर जो सेल्स हैं उनको 3 ग्रुप में बांटा गया है, 3 भागों में बांट दो आप। एक को बोलो अल्फा सेल, एक को बोल दो बीटा सेल्स, और एक को बोल दो डेल्टा सेल्स या गामा सेल्स। डेल्टा या गामा सेल्स बोल सकते हो। इनके सीक्रेशन से संबंधित क्वेश्चन आता है, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा जो सीक्रेशन होता है उसको बोलते हैं ग्लूकागोन, इसके सीक्रेशन को बोलते हैं इंसुलिन, और इससे जो सीक्रेशन होता है उसको बोलते हैं, एक नाम याद रखना गैस्ट्रिन, एक नाम याद रखना सेरोटोनिन, और एक नाम याद रखना सोमेटोस्टेटिन। 3 नाम याद रखने आपकी, जीएसएस, जीएसएस किसके द्वारा, डेल्टा या गामा के द्वारा। बीटा सेल के द्वारा क्या है, इंसुलिन। इंसुलिन का याद रखना बीटा, बीटा इंसुलिन, इंसुलिन बीटा, बीटा इंसुलिन, बीटा इंसुलिन, इंसुलिन बीटा, ऐसे करके इसको याद कर लो।
और अल्फा सेल के द्वारा क्या है, ग्लूकागोन। ये सीक्रेशन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि कौन सी सेल किस प्रकार का सीक्रेशन करती है। तो ये आपका हो गया अग्नाशय ग्रंथि या पैनक्रियाटिक ग्लैंड। पैनक्रियाटिक ग्लैंड के बाद में अपना टॉपिक आता है, वो आता है आपके लीवर। तीसरे नंबर पर पढ़ना आपको यकृत। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि जितना जरूरी है उतना अपन सारा का सारा ले लेते हैं इसके अंदर। देखो तीसरे नंबर पर आपको याद रखना है लीवर, ग्लैंड या यकृत। दो तीन बातें मैंने अब तक जो बताई उसके आधार पर आप भी बता सकते हो। नेचर कैसी, एक्जोक्राइन। उत्पत्ति में कैसी, एंडोडर्मल। बड़ी है या है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि। वजन की बात करें तो करीबन 1 से लेकर 1.5 kg। कोई नहीं पूछेगा, बस लिख दिया मैंने। अपने शरीर का इसको बंदरगाह भी बोलते हैं, शरीर का बंदरगाह, क्योंकि ये व्यस्ततम ऑर्गन है और व्यस्ततम ऑर्गन होने के कारण से इसमें कई प्रकार की रिएक्शन चलती रहती हैं, इसलिए अपने इसको शरीर की बायोकेमिकल लैब भी बोलते हैं। जैव रासायनिक प्रयोगशाला है अपने शरीर की। कौन, लीवर। लीवर जो होता है, यकृत वो होता है अपने शरीर का पालयुक्त होता है, मतलब इसमें पालियां पाई जाती हैं। डायग्राम में भी देखा था अपने। यकृत के अंदर क्या पाई जाती हैं, पालियां पाई जाती हैं, लोब पाई जाती हैं। और ये पालियां, मुख्य पालियां 2 होती हैं। मुख्य पाली कितनी, 2। एक को क्या बोलते हैं, दाई पाली, और एक को क्या बोलते हैं, बाई पाली। एक एक पॉइंट को बिल्कुल आप सरल से समझते जाना। इनके अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर और होती है पालियों के रूप में ही, उनका नाम है, अन्य पालियां अगर बोले अपन तो वो है आपके क्वाड्रेट एंड कोडेट। 2 मुख्य पालियां हैं, मेन तो ये। इनके साथ में इसकी सहायक पालियां होगी क्वाड्रेट और कोडेट। अब ये दाई पाली है ना, ये बड़ी होती है और इसी के अंदर क्या जुड़ा होता है, पित्ताशय होता है, गोल ब्लेडर। ठीक है, गोल ब्लेडर इसके अंदर पाया जाता है। तो आप ऐसा समझ लो कि जो पिताजी है ना वही है बड़े। भाई पिताजी जिसके साथ में है, जिस पाली के साथ में है, वो क्या है, बड़ी है। और मतलब पिताजी अपने दाएं हाथ में है, दाएं हाथ अपने पिताजी हैं, तो इसलिए पिता जिसके साथ में है वो बड़ी है पाली और वो दाई पाली है। ठीक है, अब देखो पिता से और लीवर और जो ड्यूडेनम है इनका क्या पर्टिकुलर संबंध है। तो देखो लीवर के द्वारा मुख्य जो पदार्थ है, मुख्य जो कंटेंट है वो बनता है बाइल, या उसको बोलते हैं पित्त। पित्त का निर्माण कौन करता है, लीवर करता है। बाइल या पित्त का संग्रह कौन करता है, पिताशय करता है। आपने पैसे कमा के पिताजी को दे दिए, अब सारी व्यवस्था वो करते हैं, संग्रह। और उसका उपयोग कौन करता है, बाइल पित्त का उपयोग किसके काम आता है, ये आता है ग्रहणी के। ग्रहणी का मतलब ड्यूडेनम, छोटी आंत का प्रथम भाग। छोटी आंत के प्रथम भाग में जो ड्यूडेनम पार्ट है उसके द्वारा इस बाइल का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, अब इन चीजों का मतलब ये हो गया कि लीवर बनाएगा बाइल को, पिता से उसको स्टोर करेगा, और उपयोग कौन करेगा, ग्रहणी के अंदर ड्यूडेनम पार्ट उसका उपयोग करेगा, उसका यूज करेगा। अब देखो जो लीवर है और ये गोल ब्लेडर, और काम आ रहा है किसके, ड्यूडेनम के। मतलब इससे निकल, ये तो बनाएगा, तो बनाकर इसको इसको दे देगा ये। ठीक है जी, और ये गोल ब्लेडर क्या करेगा, बनाकर इसको दे देगा। काम तो इसके आना है। तो जो एक डक्ट निकलती है लीवर से, उस लीवर से निकलने वाली डक्ट का नाम है, जिसके द्वारा निकलता है ये जो बाइल है, उसका नाम है हिपेटिक डक्ट। क्या नाम है, हिपेटिक डक्ट।
और गोल ब्लेडर है उसके द्वारा जो डक्ट निकलती है उसका नाम है सिस्टिक डक्ट। ठीक है, दोनों डक्ट मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाती हैं जिसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। इसी का दूसरा नाम अगर उसको टेक्निकल भाषा में बोलें तो इसको बोलेंगे डक्टस कोलोडोकस। किसका नाम है ये? कॉमन बाइल डक्ट का। कॉमन बाइल डक्ट कैसे बनी है? हिपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट से। पहले वाले वीडियो में अगर कोई कंफ्यूजन है तो यहां से क्लियर कर लेना, या उसमें कुछ ऐसा बोला गया हो तो यहां वाला ये वाला क्लियर मानना आप। अब ये कॉमन बाइल डक्ट किससे बनी है? हिपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट से। सिस्टिक डक्ट किससे बनी? किसकी डक्ट है? गोल ब्लेडर की। लीवर की डक्ट का नाम है हिपेटिक डक्ट। अब ये कॉमन बाइल डक्ट है वो जाएगी कहां? कॉमन बाइल डक्ट खुलेगी किसमें भाई? कहां जाना है इसको? ड्यूडेनम में जाना है। और ड्यूडेनम का मटेरियल है, जब इसने ड्यूडेनम में डाल दिया तो मटेरियल वापस नहीं आ जाए, इसलिए यहां पर कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जिसको क्या बोलते हैं? ओडाई। ओडाई एक तरीके से वाल बोल सकते हैं। मतलब यहाँ का जो मैटर है, ड्यूडेनम में जो पार्ट आ गया, ड्यूडेनम में मैटर आ गया, वो रिटर्न वापस नहीं चला जाए, उसके लिए ओडाई वाल या स्पिंक्टर यहाँ पर पाए जाते हैं। ये एक तरीके से कॉमन बाइल डक्ट है। और इसके साथ में जब पैनक्रियाज वाली मिल जाएगी तो वो दोनों मिलकर भी कॉमन ही है, पर नाम एक बाइल पर्टिकुलर आ गया तो इसका मतलब बाइल का मतलब ये है कि हिपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट का दोनों का काम है ये। इसके कुछ और काम भी हैं, उनको अपन आगे जब इसका फंक्शन पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे। अब ये स्ट्रक्चर आपने पढ़ी किसकी? एक पढ़ी आपने लीवर की, एक तरीके से बाहरी तौर पर स्ट्रक्चर। लेकिन लीवर की आपको स्ट्रक्चर कंप्लीट समझने के लिए इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा। तो अभी अपन लीवर की यकृत की अंदर की संरचना या इसकी आंतरिक संरचना को देखते हैं। देखो, जिस तरह से अपने शरीर के अंदर जैसे किडनी है, किडनी की जो अगर छोटी से छोटी यूनिट को बात करें तो आप सबको पता होगा कि नेफ्रॉन है किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। ऐसे ही जो यकृत है, लीवर है, उसकी भी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का नाम है लोब्यूल। क्या नाम है? लोब्यूल। और इसको भी हिंदी में तो पाली बोलते हैं, पालियां। मतलब यकृत है बहुत सारे लोब्यूल से मिलकर बना होता है। यकृत किसे बनाता है? बहुत सारे लोब्यूल से मिलकर बना होता है। और इन लोब्यूल का निर्माण जो सेल्स करती हैं उन सेल को बोलते हैं हिपेटोसाइट सेल। मतलब लोब्यूल का फॉर्मेशन कौन करेगा? हिपेटोसाइट सेल। और ये लोब्यूल जो बन जाएंगे, इन लोब्यूल के द्वारा ही बहुत सारे लोब्यूल मिलकर यकृत का फॉर्मेशन करेंगे। तो ऐसा कह सकते हैं लोब्यूल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। लीवर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का नाम क्या है? लोब्यूल है। अब देखो, एक बार छोटी सी आपको संरचना से बताना चाह रहा हूं, आपको समझ में आएगी। देखो, जैसे मान लो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन, एक इस प्रकार से एक लोब्यूल है, उसकी संरचना बनाते हैं अपन। ये वाली एक स्ट्रक्चर बन गई जी, ये एक लोब्यूल है। ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर ऐसे करके ये एक स्ट्रक्चर बन गई, ये एक लोब्यूल है। ठीक है, ऐसे करके फिर दूसरा बन जाएगा, ऐसे करके दूसरी स्ट्रक्चर बन जाएगी, एक ही स्ट्रक्चर बन गई। ऐसे करके दूसरी संरचना बनती जाएगी, ऐसे करके तीसरा लोब्यूल, एक लोब्यूल, दो लोब्यूल, तीन लोब्यूल, चार लोब्यूल, पांच लोब्यूल, इस तरह बहुत सारे लोब्यूल बन जाएंगे और फिर लीवर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो लोब्यूल है, ये एक लोब्यूल, इधर दूसरा लोब्यूल, फिर तीसरा लोब्यूल। तो एक लोब्यूल को दूसरे लोब्यूल से जोड़ने वाले इस संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू होता है। इस कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक को टेक्निकल भाषा में बोलते हैं गिल्सन कैप्सूल। क्या बोलेंगे? गिल्सन कैप्सूल। कहां पाया जाता है? दो लोब्यूल को जोड़ने वाला भाग क्या कहलाता है? गिल्सन कैप्सूल कहलाता है। ठीक है, अब इस लोब्यूल के अंदर क्या होगा? बहुत सारी सेल्स होंगी, लेकिन सेल्स इस प्रकार से बिखरी भी नहीं रहती। सेल्स का पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है और उन अरेंजमेंट का पर्टिकुलर नाम, मतलब पर्टिकुलर सिस्टमेटिक ढंग से क्लास के अंदर बच्चे बैठते हैं तो ऐसे बिखरे बिखरे नहीं बैठते, एक पर्टिकुलर टेबल कुर्सी लगाकर इस प्रकार से बैठे रहते हैं। इस प्रकार से सेल्स का क्या होता है? एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है और उस अरेंजमेंट का जो नाम है ना, ये इस प्रकार से मैनर हो गया। उस अरेंजमेंट को जिस कोड में व्यवस्थित होते हैं इसको बोलते हैं हिपेटिक कोड।
हिपेटिक कॉर्ड, या बोल सकते हैं यकृत रज्जु। ठीक है जी। और इस यकृत रज्जु के अंदर होती हैं बहुत सारी हिपेटोसाइट सेल्स, ये वाली हो गई, इसमें बोलेंगे अपन लीवर सेल्स, या ऐसा बोल सकते हैं हिपेटोसाइट्स। ये कहां पर हैं? इन कोड के रूप में व्यवस्थित हैं, कोड के अंदर हैं ये, ऐसे। ठीक है, इस प्रकार कोड में इनकी व्यवस्था है, हिपेटिक कोड के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं। और जो बीच का स्थान है ना, ये वाला बीच का स्थान है, इस बीच के स्थान में होता है रक्त पात्र, ब्लड भरा रहता है धमनी का और शिरा का, इसको बोलते हैं ब्लड साइनसोइड। किसको? इस बीच वाले, मतलब दो हिपेटिक कोड के बीच का जो स्थान है ना, उसके अंदर जो ब्लड भरा रहता है उसको बोलते हैं ब्लड साइनसोइड, रक्त पात्र है। और यहां से रक्त है, ये बीच के अंदर कलेक्ट हो जाता है, ऐसे यहां पर आ जाता है ये। और बीच का ऐसा सिरा अपने स्थान पर, जिसको बोल देंगे फिर क्या? सेंट्रल वेन्यूल, केंद्रीय सीरा कक्ष। अपने शरीर का एकमात्र ऐसा स्थान जहां पर आर्टरी और वेन, धमनी और शिरा का दोनों का रक्त मिल जाता है, वो केवल यकृत में पाई जाती है। कौन सा? केंद्रीय शिरा कक्ष। और कहीं अपने शरीर में आर्टरी और वेन का ब्लड मिलता नहीं है। अब मिलता, इसका मतलब ये एक एक क्या है? एक लोब्यूल है, इसमें ये केंद्रीय शिरा कक्ष, ऐसे दूसरे लोब्यूल का केंद्रीय शिरा कक्ष, ऐसे तीसरे लोब्यूल का केंद्रीय शिरा कक्ष। सारे के सारे लोब्यूल के जो शिरा कक्ष हैं, सेंट्रल वेन्यूल है, वो मिलकर एक बड़ी वेन का फॉर्मेशन करते हैं, शिरा का फॉर्मेशन करते हैं। और वो सारे के सारे जो शिराएं हैं, वो एक बड़ी शिरा में खुलती हैं और आखिर में जाकर आपके जो हार्ट है, हार्ट का जो 4 चैम्बर होते हैं, उसमें से जो दायां आलिंद है, उस दाएं आलिंद में जाकर मिल जाती हैं, क्योंकि इसमें ब्लड तो अशुद्ध है। दाएं आलिंद से दाएं नीले में, और दाएं नीले से फिर शुद्ध होने के लिए कहाँ चली जाती हैं? वापस लंग्स में चली जाती हैं। तो इसमें ब्लड कहाँ से आया? इनमें से आया है उस एक पर्टिकुलर मोटी शिरा से, मेजर वेन से। और वो मेजर वेन कहां से आई है? इन सब के सेंट्रल वेन्यूल से मिली है। सेंट्रल वेन्यूल कहां है? ये आपका जो एक जो लोब्यूल है ना, उसके बीच का सेंटर भाग है। इनमें ब्लड कहां से आता है? रक्त पात्र से आता है। रक्त पात्र कहां पर है? दो आपके हिपेटिक कॉर्ड के बीच के स्ट्रक्चर है। हिपेटिक कॉर्ड में क्या चीज है? हिपेटिक कॉर्ड में ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, जो कि लीवर की फंक्शनल यूनिट हैं। उनके द्वारा जो फंक्शनल यूनिट बनती है, वो बनती है लोब्यूल। लोब्यूल का फॉर्मेशन होता है, तभी आपके लीवर का पर्टिकुलर निर्माण हो पाता है। आगे देखो, यहां जो ये हिपेटिक कॉर्ड है, उनके हिपेटिक कॉर्ड के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। उन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का नाम है क्या? ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसको बोलते हैं कुफर सेल्स। क्वेश्चन पूछ सकता है कुफर सेल्स कहां पाई जाती हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है गिल्सन कैप्सूल कहां होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है ब्लड साइनोसाइड कहां पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा शरीर में अंग है जिसमें आपके धमनी और शिरा का ब्लड मिल जाता है। आपका उत्तर ये यहां से संबंधित होगा। कूपर सेल का क्या होगा कि जो अपने शरीर में जो डेड आरबीसी हैं, आरबीसी की लाइफ साइकिल बहुत नहीं है, 120 दिन ही है, तो 120 दिन में आरबीसी मर जाएंगी। तो जो डेड आरबीसी है ना, उनका फेगोसाइट करना, उनका भक्षण करना, भक्षाणुक नेचर पाई जाती है किसके अंदर? इन कूफर सेल्स के अंदर पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। एक जो लोब्यूल है, पर्टिकुलर लोब्यूल के एक कोण के ऊपर, मैं यहां से थोड़ा सा मिटाता हूं, यहां से ये आपने लिख लिया होगा। एक लोब्यूल है, उसके पर्टिकुलर कोण के ऊपर, एक लोब्यूल के पर्टिकुलर कोण के ऊपर 3 कोशिकाओं का समूह होता है। 3 प्रकार की सेल्स का ग्रुप पाया जाता है यहां पर। ये वाला 3 चीजें यहां पर मुख्य पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक तो जो लीवर की आर्टरी है ना, धमनी, धमनी की शाखा, ठीक है, जो लीवर के अंदर ब्लड को ले जाएगी। एक शिरा या वेन की शाखा,
जो लीवर से ब्लड को लाएगी, मतलब ये सारे के सारे सब मिल मिला के इसमें से ये जो इससे जुड़ेगी और सभी ये मिलकर बाहर निकलेंगे। और इसका काम क्या है, इसको बोलेंगे हिपेटिक डक्ट। जब इसमें पित्त बन गया ना, बाइल बन गया, इस डक्ट के द्वारा, इस ट्यूब के द्वारा कहां जाएगा, ये पित्ताशय में जाएगा। सभी लोब्यूल ने जो बना दिया वो हिपेटिक डक्ट के द्वारा पित्ताशय में जाएगा। तो एक तो ऐसी कैनाल जो कि ब्लड इसमें लेके आ रही है, धमनी लेके आएगी इसमें। एक इससे ऐसी कैनाल जो कि ब्लड इससे वापस लेके जाएगी, उसको बोलेंगे वेन्यूल। और एक ऐसी सिरा होगी, एक ऐसी आपके सिरा क्या बोलेंगे, एक ऐसी डक्ट होगी, नलिका होगी, जो कि इसने बनाया पित्त को लेकर जाएगी, बाहर लेकर जाएगी किसके पास, गोल ब्लैडर के पास में, वो क्या हो जाएगी, हिपेटिक डक्ट हो जाएगी। तो 3 इसके अंदर पाई जाती हैं, मेन स्ट्रक्चर होती है इसकी। ये ऐसे करके आपको याद रख लेना है, किसको, यकृत को, लीवर को। मैंने सरलतम तरीके से बताने की कोशिश करी है, आप इसको याद कर लें, नोट कर लें। अब देखते हैं यकृत के कार्य। इस लीवर ने इतना काम कर दिया, वास्तव में इसके फंक्शन क्या है, इसके काम क्या है। तो अगले टॉपिक पे जो अपन लेते हैं वो है लीवर के कार्य। अभी तक आपने जो स्ट्रक्चर पढ़ी है उसको एकदम बिल्कुल ड्रॉ कर लेना, और मैंने बताने की कोशिश करी है सरलतम तरीके से। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को पूछ लेना। मैं बात करता हूं फंक्शन की। इसके फंक्शन, लीवर के कार्य क्या हैं, एक एक चीजें नोट करना। देखो, सबसे पहले तो पता ही चल गया क्या बनाना, बाइल जूस बनाना। भाई लीवर ने बनाया बाइल जूस, पित्ताशय को दे दिया, पित्ताशय जरूरत पड़ने पर किसको दे देगा, ड्यूडेनम को दे देगा, ग्रहणी को दे देगा। इस बाइल जूस के अंदर क्या क्या होता है, एक तो होता है देखो बाइल साल्ट, एक होते हैं बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल होता है, और क्या होता है, और होता है आपके लेसिथीन। कोलेस्ट्रॉल और लेसिथीन एक तरीके से जो आपके लिपिड के भाग हैं। अपन ने लिपिड वाला टॉपिक पढ़ा था, तब आपको याद आ गया होगा। बाइल साल्ट को कैसे याद रखोगे, एक शब्द होता है जीएसटी। बाइल को याद रखो फाइल, तो जो फाइल का काम करते हैं उनको जीएसटी वगैरह से मुकाबला करना पड़ता है, पेश आना पड़ता है। जीएसटी टैक्स से संबंधित है, ये पता है सबको। जी का मतलब याद रखोगे ग्लाइकोकोलेट। एस का मतलब है सोडियम बाइकार्बोनेट, और टी का मतलब है टोरोकोलेट। ये पाए जाते हैं बाइल साल्ट के रूप में। बाइल पिगमेंट के रूप में दो चीजें प्रमुख हैं, एक का नाम है बिलीवर्डिन और एक का नाम है बिलीरुबिन। बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन दो प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं। किससे बनते हैं, जब हीमोग्लोबिन का विखंडन होता है, टूटता है हीमोग्लोबिन, तब किसका निर्माण होता है, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन का फॉर्मेशन होता है। बाइल का कलर कैसा है, ग्रीन कलर। पित्ताशय का कलर भी कैसा है, ग्रीन कलर है। दूसरा काम, एम्ब्रियोनिक स्टेज में भ्रूण अवस्था के दौरान आरबीसी या रक्त का फॉर्मेशन भी कौन करता है, लीवर करता है। तीसरा, लीवर के अंदर कुफर सेल पाई जाती हैं, और कुफर सेल क्या करती हैं, भक्षाणुक नेचर की होती हैं, जो कि मृत आरबीसी को फैगोसाइट करती हैं। मृत लिख लेना, पॉइंट छोटे छोटे लिखना, निबंध की तरह मत लिख लेना कोई लाइन। किताबों में पढ़ा है मैटर लिखने के लिए, तो लिखना चाहो तो किताबें भरपूर पढ़ी हैं। आप नोट्स बना रहे तो एकदम सरल सरल, पूरी पूरी बड़ी बड़ी लाइनें मत लिखना, शॉर्ट शॉर्ट में लिखा करो सारी चीजें, क्योंकि शॉर्ट ही बाद में रिवीजन होगा, वरना रिवीजन ही नहीं हो पाएगा एंड टाइम पे। योग का निर्माण भी कौन करता है, कौन करता है, लीवर। 5वें नंबर, ब्लड है, उसमें जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाए जाते हैं उनका फॉर्मेशन कहां होता है, लीवर में। लीवर के बहुत सारे काम हैं, इसीलिए इसको इतने सारे काम होने के कारण से इसको क्या बोलते हैं, बंदरगाह बोलते हैं। एक तरीके से मान लो बायोकेमिकल लैब बोलते हैं, अपने बॉडी की जो जैव रासायनिक प्रयोगशाला इसको कहा जाता है। जब ब्लड की क्लोटिंग की बात आती है ना, ब्लड क्लोटिंग की बात आती है, रक्त स्कंदन की बात आती है, तो उसके अंदर जो मेन कंपाउंड हैं, जैसे मान लो प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन है,
है ना। इनका सबका फॉर्मेशन कहाँ हुआ, लीवर के अंदर। और क्या बोलेंगे, कॉपर है, जिंक है, आयरन है, कोबाल्ट है, मोलिब्डेनम है, इनका सबका संग्रह कहाँ होता है, लीवर में। और क्या बोलोगे, विटामिन ए का सिंथेसिस व स्टोरेज कहाँ, लीवर में। विटामिन डी एंड B12 का केवल स्टोरेज कहाँ, लीवर में। एक चक्कर का नाम है, आपने सुना है तो, चक्कर को बोलते हैं ऑर्निथीन चक्कर। ऑर्निथीन चक्कर का मतलब अपने शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, अमोनिया। इस अमोनिया को बदलना पड़ता है किसमें, यूरिया में। अमोनिया को यूरिया में बदलने वाले चक्कर का नाम है ऑर्निथीन चक्कर। कहाँ संपन्न होता है, लीवर में। और एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, देखो 3 प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। एक को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, एक प्रक्रिया का नाम है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और एक प्रक्रिया का नाम है ग्लूकोनियोजेनेसिस। इनका मतलब क्या क्या है वो समझते जाओ। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है ग्लाइकोजन का निर्माण। किससे, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन। ग्लूकोज कौन सा, अपनी बॉडी का एक्स्ट्रा ग्लूकोज, बाकी तो ग्लाइकोलाइसिस कर लेता है ना। अब ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब एक्स्ट्रा ग्लूकोज किस में बदल गया, ग्लाइकोजन में। काम कहां हुआ, लीवर के अंदर। कहां, लीवर में। फिर ठीक है, अब बदल तो गया, पर कई बार क्या पता जब वापस पड़ जाए जरूरत ग्लूकोज की, तो ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजन से याद रखना, ग्लाइकोजन पहला आ रहा ना शब्द, देखो ग्लाइकोजन टूट रहा है यहाँ पर किसमें, ग्लूकोज में, और यहाँ पर ग्लाइकोजन बन रहा है किससे, ग्लूकोज से। ये काम भी कहाँ हुआ, लीवर से। ठीक है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस मतलब नया ही बनना कोई, ऐसे याद रख लो। अमाइनो एसिड है या फिर आपके फैटी एसिड है, इनके द्वारा क्या बनना, ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ये भी कहाँ होता है, लीवर में। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तीनों के तीनों कहाँ संपन्न होते हैं, लीवर में। अपना जो ब्लड है, जो रक्त है, रक्त को, ब्लड को जमने से रोकने में काम आता है, ब्लड को लिख लेना, ये ब्लड को जमने से रोकने में काम आता है कंपाउंड जिसका नाम है हिपेरिन। और हिपेरिन का निर्माण भी कहाँ होता है, आपके लीवर के अंदर होता है, यकृत में। ब्लड क्लोटिंग से संबंधित ये तो हो गए, और ब्लड को अपनी बॉडी में जमने से, ये तो क्लोट करने में जिम्मेदार है, और ये ब्लड को क्लोट नहीं हो, ब्लड जमे नहीं, कहाँ पर, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड नहीं जमे इसके अंदर, इसके लिए ब्लड में क्या पाया जाता है, हिपेरिन पाया जाता है। तो हिपेरिन भी कहाँ पाया जाता है, कहाँ बनता है, आपके लीवर के अंदर बनता है। ये आज की क्लास पर्याप्त है, जिसमें आपके कंप्लीट डाइजेस्टिव ग्लैंड हो गई। कोई भी क्वेरी है आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।